तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा क्यूब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। क्योंकि अक्सर आपने साइट पे देखा होगा कि जब भी आपके क्यूब टेस्ट होते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी क्यूब की स्ट्रेंथ, सपोज उसका ग्रेड M20 ग्रेड का है, अगर उसकी स्ट्रेंथ जब 28 डेज पे टेस्ट की जाए, अगर उसकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम आ जाती है, 17 आ जाती है, 18 आ जाती है, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि वो क्यूब आपका क्या हुआ, फेल हो गया है। जबकि ऐसा नहीं है। बेसिकली इसकी एक पूरी प्रोसेस है, एक पूरी कैलकुलेशन है। उस चीज को जानना जरूरी है। यानी कि आप प्रूफ कर सकते हो कि अगर आपकी क्यूब की स्ट्रेंथ 18 न्यूटन पर एम स्क्वायर आई है तो वो सही है। वो कैसे सही है, यही हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। तो कोशिश करें दोस्तों, आज का वीडियो जरूर पूरा देखें, क्योंकि ये एक ऐसी प्रीशियस इंफॉर्मेशन है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मेरा ऐसा मानना है कि ये हर एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए। और जो भी मैं आज आपको डिटेल बताऊंगा, प्रॉपर आईएएस कोड के थ्रू ही बताऊंगा। और बेसिकली आज आईएएस कोड की जो क्यूब एक्सेप्टेंस की जो हिस्ट्री है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ जाके खत्म हुई, तो उस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा जो एक ग्राफ है हमारा, यानी कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसका यूज कैसे होता है, यानी कि टारगेट स्ट्रेंथ क्या होती है, उसमें हमारा जो डिजाइन मिक्स के पार्ट में क्या क्या चीजें चली जाती हैं, स्ट्रक्चर जब डिजाइनर जो डिजाइन करता है उसको, तो उसके पार्ट में क्या क्या चीजें चली जाती हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का कैसे यूज होता है। तो ये बहुत सारी चीजों को आज मैं लिंक करने वाला हूँ। तो कोशिश करें इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही अच्छी। तो दोस्तों इसको मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी क्यूब टेस्ट के बारे में, जिसमें मैंने अकॉर्डिंग टू IS 516 के थ्रू समझाया था। उस स्लाइड में मानिए कि उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो। तो उसमें मेरी एक सीट थी क्यूब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज पर IS 516। तो यानी कि ये जो 5.6 क्लॉज है, ये मैंने IS 516 से ही उठाई हुई थी। तो इसमें क्या लिखा हुआ था? Average of three values shall be taken as the representative of the batch provided the individual variation is not more than 50% of the एवरेज। यानी कि आप कभी भी जब टेस्ट करते हो तो आप क्या करते हो, 3 सैंपल लेते हो, 3 सैंपल का फिर आप एवरेज निकालते हो। तो उस एवरेज का जो वेरिएशन है, तो वही बोल रहा है ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये सबसे पहला स्टेप है आपका क्यूब टेस्ट को करने का। तो यानी कि अगर इसकी स्ट्रेंथ 13 आई, 18 आई, 20 आई, अगर मैं 13 का परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा 17 से, तो वो मेरा आ रहा है 23%। और 20 का कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरा है 17.6%। तो यानी कि ये क्यूब किसी भी केस में एक्सेप्टेड नहीं है, तो ये आपका है फेल। इसके बाद में दूसरा केस जो देखोगे, मैंने नीचे दूसरा एग्जांपल भी दिखाया हुआ है। स्ट्रेंथ आई है 15, 17, 19, जबकि मैं इसका जो एवरेज स्ट्रेंथ आपकी सेम आ रही है दोनों केस में। तो यानी कि जब आप इसका वेरिएशन देख रहे हो प्लस माइनस, पहले वाले केस में आ रही है 5.88 और 19 न्यूटन पर के केस में आ रही है 11.76। तो यानी कि ये वाला आपका पास है, क्योंकि इसकी जो वेरिएशन है वो आपकी 15% के अंदर आ रही है। तो ये सबसे पहला स्टेप है। अगर आपने यहीं पर ही गलती कर दी तो आगे की कैलकुलेशन आपकी सारी गलत हो जाएगी, क्योंकि आगे की जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी बेस्ड है आपकी एवरेज कैलकुलेशन पे। और एवरेज कैलकुलेशन के लिए इस वाले पॉइंट का ठीक होना बहुत जरूरी है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अब दोस्तों मैंने IS कोड खोल लिया है SP24, क्योंकि बेसिकली इसमें मैं बताऊंगा कि ये जो बुक हमारी बनाई गई थी, ये बेसिकली IS 456 को थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई थी। यानी कि एक्सप्लेनेटरी हैंडबुक ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट IS 456। और ये सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी 1978 में। तो इस किताब का क्या कहना है, तो इसके थ्रू आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों उसी SP24 का मैंने पेज खोला हुआ है 37। बेसिकली इसमें एक प्रॉपर एग्जाम्पल दिया हुआ है क्यूब के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का। अब मैं मानता हूं कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। यानी कि ये ग्राफ आपने में भी हो सकता है अपनी बुक्स में भी पढ़ा हो। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बेसिकली क्या है कि जब एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट डिजाइन करता है, तो वो समझ लेता है कि जो एल है ये क्या है, लोअर लिमिट है। यानी कि ये रिक्वायरमेंट है उसके
डिजाइन की, यानी कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ की। लेकिन जो आपका एक सेफ्टी फैक्टर है 3s, तो यानी कि मैं इसको सेफ्टी फैक्टर बोल रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, तो इसकी वैल्यू लेके चलनी होती है 3। अब 3 में स्ट्रक्चर कंसल्टेंट क्या करेगा कि 1.35 यानी कि इस 3 का वो ले लेगा अपने डिजाइनिंग के केस में, यानी कि जो सी वैल्यू जो आ रही है सेंटर पे वो है आपकी एफ सी के, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपकी स्ट्रक्चर डिजाइन होता है वो एफ सी के की वैल्यू पे होता है, ठीक है। तो 1.35 इसने यूज कर लिया अपनी डिजाइनिंग के केस में, जबकि जो बचा हुआ पार्ट था 1.65 उसने छोड़ दिया डिजाइन मिक्स या फिर साइट की कंडीशन पे, यानी कि जब आपकी साइट पे काम होगा या फिर उसका जो डिजाइन मिक्स होगा तो उस केस में आपका यूज होगा 1.65। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आपका जो डिजाइन मिक्स किया जाता है, यानी कि ये आपका कोड होता है, आप सभी लोग जानते हैं IS 10262। तो अगर इसमें ये M40 ग्रेड के लिए डिजाइन मिक्स करेगा तो उसका ये क्या करेगा, एक टारगेट स्ट्रेंथ निकालेगा। उसका फॉर्मूला क्या है, एफ सी के इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65s। तो यानी कि इस कर्व में जो आपका 1.65s है वो आपका यूज हो रहा है इसकी डिजाइनिंग में, यानी कि डिजाइन मिक्स में, ठीक है। तो यानी कि M40 के लिए कैलकुलेशन कर रहा है 40 प्लस 1.65 इंटू 5, 5 है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यानी कि इसको जब मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो M40 ग्रेड के लिए जो डिजाइन मिक्स होगा तो वो 48.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर के लिए करेगा, यानी कि वो पहले से ही एक सेफ्टी फैक्टर लेके चलेगा कि अगर वो इसके लिए जब डिजाइन करेगा तब जाके उसे साइट पे कहीं इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी 40 ग्रेड की। उसका रीजन क्या है कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की जो ये बेसिकली आपकी ये टेबल है IS 456 में, यानी कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं, तो इसमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन की जो टेबल है इसमें इसने बताया है कि M40 के लिए आपको कितना लेना है, 5 लेना है। तो 5 के केस में वो क्या बता रहा है कि द अबव वैल्यू इज करस्पॉन्डेंट टू द साइट कंट्रोल हैविंग प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सीमेंट, और सीमेंट का प्रॉपर स्टोरेज है या नहीं है, वे बैचिंग ऑफ ऑल मटेरियल, यानी कि जो कंक्रीट प्रोड्यूस हो रही है बैचिंग प्लांट से या जो बनाई जा रही है तो उसमें कितनी एक्यूरेसी है, उस प्लांट का कैलिब्रेशन कितना है, कंट्रोल्ड एडिशन ऑफ वाटर, उसका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो कितना कंट्रोल्ड है, रेगुलर चेकिंग ऑफ ऑल मटेरियल्स, एग्रीगेट, ग्रेडिंग, मॉइस्चर कंटेंट एंड पेरियोडिकली चेकिंग ऑफ वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये सारे फैक्टर्स को लोड करने के लिए क्या होता है कि ये आपका डिजाइनिक्स के केस में पहले से ही अज्यूम कर लिया जाता है, लेकिन ये आपका पार्ट होता है 1.65 जो कि आप इस कर्व में देख रहे हो, और जबकि 1.3 वाला पार्ट जो है वो आपका स्ट्रक्चर कंसल्टेंट ने यूज कर लिया। तो इसी के बेस पे ये सारी कैलकुलेशन होगी जो नीचे वाली होगी ना, तो इसी के बेस पे चलेंगे। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। तो अब हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। सपोज मैं मान लेता हूँ कोई M20 ग्रेड की कंक्रीट है और उसकी जो एवरेज स्ट्रेंथ आई है 3 क्यूब को टेस्ट करने के बाद 28 डेज पे, तो उसके रिजल्ट्स आए हैं ये वाले, ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे होंगे 24.8, 27, 28.5, 23.6, 18, 21 और 15। तो इस केस में जो 18 आ रही है ये 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम है, तो ये बेसिकली पास है या फेल है तो इसको ये बताएगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ ये बिल्कुल पास है, लेकिन उसकी एक प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन है। तो अब ये IS कोड क्या कहता है, द फर्स्ट फ्लोर रिजल्ट्स आर स्ट्रेट वे एक्सेप्टेड, यानी कि जो आपके स्टार्टिंग वाले 4 रिजल्ट्स हैं ये एक्सेप्टेड हैं और ये बेसिक कैलकुलेशन के थ्रू भी आप पास कर सकते हैं। अब बात आती है 18 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये पास है या नहीं है 20 के लिए, तो उसके लिए अब ये क्या बोल रहा है, द फिफ्थ रिजल्ट ऑफ 18 न्यूटन पर एम स्क्वायर इज लेस देन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने अभी बताया, एंड कंपेयर्ड विथ, और ये जो रिजल्ट है ये कंपेयर होगा किसके साथ, 0.8 टाइम्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दैट इज 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब देखिए 0.8 टाइम्स आपको निकालना होगा जो आपकी स्ट्रेंथ है, यानी कि जो आपकी ग्रेड की कंक्रीट है वो कितनी है, 20 है। तो 20 का अगर मैं 80% निकालूंगा तो मेरी आएगी 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसके बाद में जो दूसरी कैलकुलेशन ये बता रहा है बेसिकली इसका फॉर्मूला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि जो हमारी ग्राफ में लोअर लिमिट थी, यानी कि जिस
उसकी हमें रिक्वायरमेंट थी इसमें लोअर लिमिट की। तो यानी कि इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से वो बैक कैलकुलेशन कर रहा है इस लोअर लिमिट पे जाने की। तो इस लोअर लिमिट पे जाने के लिए इसको क्या करना होगा, यानी कि पूरी कैलकुलेशन करनी होगी 20 माइनस 1.35 मल्टीप्लाई बाई 4। अब 4 क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए कितना है, वो 4 है। तो इस केस में ये हमें पता लग रहा है कि दैट इज, यानी कि अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो यानी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी स्ट्रक्चर कंसल्टेंट की वो थी 14.6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की, लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ आ रही है वो 18 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रही है, जो कि हमारी ये इस टेस्ट रिजल्ट में दिखा रहा है। अब बात आती है कि ये पास है या नहीं है। अब इसी में देखिए आगे बता रहा है 18 पॉइंट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वी चेक द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल विच इज, किसके थ्रू चेक होगी, आपको क्या करना है, ये पांचों सैंपल का एवरेज निकालना है। यानी कि ये जो आपके पांचों सैंपल जो कंटिन्यूएशन में चल रहे थे, इसको आपको पांचों का एवरेज निकालना है, जो आपका आएगा 24.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसके बाद में आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, 20 प्लस 1.65 माइनस 1.65 अपॉन √5 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये बेसिकली फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है इस वाले केस में, क्योंकि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसमें ये बता रहा है क्लॉज नंबर 15 स्पेसिफाइड इन 2 सेट्स ऑफ क्राइटेरिया, यानी कि इसकी 2 मेथड हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को डिफाइन करने के। पहला मेथड वो जो अप्लाई कर रहा है वो आपका है ये वाला। तो 1.65 बेसिकली वो पहले चेक कर रहा है कि अगर मैं इस वाले पार्ट को छोड़ देता हूं, अगर मैं मान लेता हूं कि आपकी साइट पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उस केस में हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को ये सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा है। तो उस केस में इसने क्या किया, वही एवरेज निकाला। इसके बाद में ये पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन की जो मैंने आपको अभी समझाई। तो इसका जो आप कैलकुलेशन करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ आएगी 23.6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इसमें बोल रहा है सिंस द एवरेज ऑफ 5 सैंपल्स इज 23.6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड द फिफ्थ इज सैंपल इज एक्सेप्टेबल। क्यों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसने बोला है कि जो आपकी एवरेज स्ट्रेंथ आई है इन 5 सैंपल्स की, और आपने जो कैलकुलेशन की है नीचे वाले की, वो आपकी 23.6 से ज्यादा है। तो इसलिए यानी कि जो 18 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, तो इसको बचा लिया किसने, इन वाली स्ट्रेंथ ने। तो ये बेसिकली एक मेथड है, यानी कि 18 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इस केस में आपका पास हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसकी जो एवरेज स्ट्रेंथ आ रही थी, यानी कि जो आपने क्वालिटी मेंटेन करके रखी हुई थी, तो उस केस में इस 18 न्यूटन एमएम स्क्वायर को इन स्ट्रेंथ ने इसको पास करा दिया। अब अगला केस क्या है कि इसके बाद फिर हमारी टेस्टिंग होती है, उसका रिजल्ट आता है 21.6, और इसके बाद में फिर हमारा एक क्यूब फेल होता है, उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इसको चेक करते हैं ये पास होता है या नहीं होता है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है तो वो भी इसी से ही है, और बेसिकली ये वाली जो फॉर्मूला है ये बेसिकली हमारा पूरा कनेक्टेड है इस स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा एक प्रोसेस है, एक पूरा मेथड है। ये बेसिकली मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको क्यूब एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब 15 वाले के लिए क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए दिस सिक्स्थ रिजल्ट इज आल्सो एक्सेप्टेबल बीइंग ग्रेटर देन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी कि जो आपका छठवां रिजल्ट आया था 21.6 वो आपका 20 से ज्यादा है, तो ये आपका क्या है, एक्सेप्टेबल है। बट सातवें के लिए अब क्या कहेगा, अब देखिए दोस्तों सातवें के लिए क्या बता रहा है, द सेवेंथ वन 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज लोअर देन 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि ये बहुत ही क्रिटिकल केस हो गया। यानी कि 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अगर M20 की स्ट्रेंथ जा रही है तो बहुत ही क्रिटिकल केस है, क्योंकि उस केस में भी ये बोल रहा है कि अगर जो आपने 0.8 यानी कि 80% जो स्ट्रेंथ निकाली थी M20 की, ये उससे भी नीचे जा रहा है, यानी कि ये आप देख रहे हैं 16 न्यूटन पर मीटर से भी नीचे चला गया है। तो उस केस में अब ये क्या कहेगा
तो इसके लिए बता रहा है द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ ऑल 7 सैंपल्स, आपको सातों की एवरेज स्ट्रेंथ निकालनी है जो कि आपकी आएगी 22.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, विच इज ग्रेटर देन, यानी कि ये आपकी ज्यादा होनी चाहिए किससे, यानी कि इस वाली कैलकुलेशन से, यानी कि 20 प्लस फिर आपका वही आ जाएगा 1.65 माइनस 3। 3 किस लिए आया है ये देखिए ऊपर वाले केस में था 1.65 और यहाँ आ गया है आपका 3। अब देखिए इसमें एक लाइन लिखी हुई है नीचे कि द एक्सेप्टेंस विल बी डिपेंड अपॉन द डिसरेक्शन ऑफ द डिजाइनर, यानी कि डिजाइनर डिसाइड करेगा कि ये पास होगा या नहीं होगा, और वही चीज हमें बताएगा ये ग्राफ, यानी कि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर की। तो वो बोलेगा कि ये जो मैंने 3 सेफ्टी फैक्टर लिया था आप इसको क्या करिए पूरा यूज कर लीजिए, यानी कि जो पहले केस में हम लोग 1.65 ले रहे थे तो वो उसकी जो कंडीशन से बियॉन्ड चला गया है। तो उसने बोला है कि अगर आप क्रॉस कर चेक करके देख लो कि अगर आप ये पूरा सेफ्टी फैक्टर इस केस में यूज करते हो तो वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो आपका क्या आ गया है वहां पे 3 आ गया है। तो 3 के लिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 20 प्लस 1.65 माइनस 3 अपॉन जो आपका जो सैंपल्स इसमें यूज हो रहे हैं 7, तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है मल्टीप्लाई बाई 4 जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन था। तो इसकी स्ट्रेंथ आ गई 22.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस केस में आप देख रहे होगे जो 22.1 आई है वो उसकी एवरेज स्ट्रेंथ से कम आई है। तो यानी कि the 7th sample does not comply with the requirement as it is less than, यानी कि वो 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर तो कम है ही, but can not deem to be complied with the requirement, the acceptance will be depend upon the direction of the designer, यानी कि डिजाइनर ने जो सेफ्टी फैक्टर लिया था ये उसमें भी फेल हो गया। तो इस केस में ये वाला जो पार्ट है वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करानी होगी, वो आपके लिए एनडीटी करानी होगी। तो ये बेसिकली एक पूरा मेथड है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जो मैंने मेथड बताया ये फुल प्रूफ मेथड है। बेसिकली ये सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है किसी भी क्यूब के एक्सेप्टेंस को क्राइटेरिया के लिए, क्योंकि इसमें आपके 2 सेट्स यानी कि 2 फॉर्मूले बताए हुए हैं। कोशिश करें आप इसका जो पेज नंबर 37 है उसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ें, तो इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं जैसे ये फॉर्मूले लगे हुए हैं तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में जो आपका एक स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि इसकी भी एक प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन होती है, इसकी पूरी मंथली शीट बनती है। तो यानी कि आपकी जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, एल है, गैमन है, EIL है, गेल है, एनटीपीसी है, तो उन सब में इस सीट को मेंटेन रखना मैंडेटरी होता है। यानी कि कभी भी क्यूब पास होगा तो वो इस डेविएशन के थ्रू ही होगा। तो बेसिकली इसकी मेरे पास प्रॉपर पूरी शीट है, तो अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो ही मैं इस सीट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको, और ये सीट कैसे बनती है इसका क्या पूरा प्रोसेस है वो मैं बताऊंगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो रेफरेंस देते हैं जो आपका IS 456 है तो उसमें भी आपका एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है FCK प्लस 0.825। तो यानी कि ये वाला मेथड क्या है, ये बेसिकली सेम चीजें हैं। तो लेकिन इसको समझने का कॉन्सेप्ट को बहुत ही जरूरी है। तो अगर मुझे इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं आगे आने वाले टाइम पे इन चीज़ों के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अगर आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।